हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में मैं बता रहा था और पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड मैंने केस फर्स्ट आपको बता दिया था जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया होता था। अभी हम केस सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ फाई एक्स वाई इज लाइक साइन ए एक्स प्लस बी वाई। टोटल मैंने 4 केसेस डिस्कस किए थे, उसमें से सेकंड केस क्या था, जब साइन या कोस का फंक्शन दिया हो सकता है कि साइन के बदले आपको कोस का फंक्शन भी दिया हो सकता है, कोस ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का फंक्शन दिया हो। तो अगर आपको पहला केस मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का, वो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बता दिया था, वो आपने देख भी लिया होगा। केस नंबर 2 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसा होगा, साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का फंक्शन होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक में भी साइन और कोस टाइप के फंक्शन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का अगर केस आता है तो किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्व करेंगे। मान लेते हैं कि लेट ऐसा कोई कंसीडर कर लेते हैं, लेट एफ डी डी डैश, जैसे एज यूजुअल आप मानते थे, z इक्वल टू फाई एक्स वाई बी द गिवन पी डी। ये कोई गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको याद होना चाहिए कि इस एफ डी डी डैश फंक्शन के अंदर अगर आपको पता हो तो एफ डी डी डैश फंक्शन जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। अगर आपको याद है तो उसमें डी स्क्वायर की टर्म्स होती हैं, डी डी डैश की टर्म्स होती हैं और डी डैश स्क्वायर की टर्म्स होती हैं। तो मैं एफ डी डी डैश ना लिख के इस बार कुछ इस तरीके का फॉर्मेट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जो साइन और कोस के फंक्शन है वो डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर पर ही एप्लीकेबल है। ये तो आपको भी पता है कि एफ डी डी डैश के अंदर आपकी डी स्क्वायर की टर्म्स भी आती है, डी डैश स्क्वायर की टर्म्स भी आती हैं और दोनों का प्रोडक्ट डी डी डैश वाली टर्म्स भी आती हैं। तो ध्यान दीजिए, एफ डी डी डैश ना लिख के मैं डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं या साइन और कोस फंक्शन है वो डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर पे एप्लीकेबल होगा। आप पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्मूले पे आते हैं, वो हमारा फिक्स फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो डी डी डैश फाई एक्स वाई, इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते थे। इसमें हमने कभी कोई चेंज नहीं किया है, ये फॉर्मूला हमारा फिक्स है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। इस बार मान लीजिए ये एफ डी डी डैश जो फंक्शन है वो कुछ इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी डैश स्क्वायर। ये आप मान के चलिए, क्योंकि ध्यान दीजिए कि डी डी डैश का मतलब क्या है कि उसमें डी और डी डैश की टर्म्स है, बट साइन और कोस के लिए हमें डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ये भी याद होगा कि उसके अंदर आपकी डी स्क्वायर की टर्म्स भी आती थी, डी डी डैश की टर्म भी आती थी और डी डैश स्क्वायर की टर्म्स भी आती थी। ठीक है, तो मैंने वहां पर इस फंक्शन को रिप्लेस कर दिया है। सपोज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म लाइक दिस एंड फाई एक्स वाई इज, मान लेते हैं कि साइन ए एक्स प्लस वाई है, ए एक्स प्लस बी वाई है। तो अब आपको करना क्या होगा, डी स्क्वायर को आपको माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। ध्यान रखना, माइनस साइन को आप, बहुत सारे बच्चे ए स्क्वायर के साथ में प्लस कर लेते हैं, पहले ए स्क्वायर करना है तब माइनस साइन लगाना है। सिमिलरली डी डैश स्क्वायर को आपको माइनस बी स्क्वायर पुट करना है और डी डी डैश को आपको माइनस ए बी पुट करना है। ध्यान दीजिए, जैसे एक्स का कोफिशिएंट ए है तो डी के लिए ए का स्क्वायर करना है विद माइनस साइन। सिमिलरली वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी, तो डी डैश स्क्वायर के लिए बी का स्क्वायर करना है विद माइनस साइन। और सिमिलरली अगर हम डी डी डैश की बात करते हैं तो डी डी डैश का मतलब उसमें एक डी आ रहा है और एक डी डैश आ रहा है। तो डी के लिए कोफिशिएंट क्या होता है, ए, और डी डैश के लिए कोफिशिएंट क्या होता है, बी। पहले ए और बी को प्रोडक्ट करना है और उसके बाद उसमें क्या करना है, माइनस साइन लगाना है। ध्यान रखना पड़ेगा, ये माइनस साइन लगाने जरूरी है। अगर आपने माइनस साइन नहीं लगाया होगा तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस फॉर्म पे बन के आ जाएगा, आप देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा। एफ डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर से। डी डी डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस ए बी से। और डी डैश स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर से। और साइन ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इन दैट केस। अब इसकी जगह अगर कोस वाला फंक्शन होगा तो कोस के लिए भी सेम अप्रोच रहेगी। ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अंडर द कंडीशन, वो कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अंडर द कंडीशन एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, वो जीरो नहीं हो सकता। अगर आपका जीरो बन रहा है तो इसका मतलब आपको फिर से फर्दर स्टडी की रिक्वायरमेंट है। और स्टडी करने का तरीका क्या होता था, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, इधर डिफरेंशिएट करते थे, फिर से आगे इन्वेस्टिगेट करते थे। अगर फिर से जीरो बनता तो फिर एक और एक्स से मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी एक्स स्क्वायर बना लेते थे, फिर से डिफरेंशिएट करते थे, फिर से आगे एक्सटेंड करते थे। और तब तक इस प्रोसीजर को फॉलो करते जाते थे जब तक कि वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू
नॉन जीरो ना आ जाए। आप दोबारा से समझ लीजिए, आज हम केस नंबर 2 को डील कर रहे हैं और केस नंबर 2 किस टाइप का है, साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई। और जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कैसी फॉर्म पे लिखी होती है, एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू फाइव एक्स वाई। अब ध्यान दीजिए कि ये जो डी और डी डैश की टर्म्स होती है ना, इसमें डी की टर्म्स आती हैं और डी डैश की टर्म्स आती हैं। और डी के अंदर क्या क्या आ सकता है, डी स्क्वायर भी आ सकता है, डी डैश के अंदर डी डैश स्क्वायर भी आ सकता है, और डी डैश का मतलब डी डी डैश भी आ सकता है, क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन केवल डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर पर ही एप्लीकेबल है। तो मान लेते हैं कि दिस फंक्शन इज इक्वल लाइक दिस। अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f डैश इज इंटू 5xy। और 5xy आपको इस बार दिया हुआ है साइन या कोस टाइप का, मान लेते हैं हम साइन वाला फंक्शन ले लेते हैं और एफ डी डैश को इस फॉर्मेट पे लिख लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, डी स्क्वायर को आपको चेंज करना होगा माइनस ए स्क्वायर से, डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से, और डी डी डैश को माइनस ए बी से। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a का स्क्वायर करना है माइनस लगाना है। y का कोफिशिएंट क्या है b का स्क्वायर करना है माइनस लगाना है। और जब d d डैश की बात करेंगे तो a और b को प्रोडक्ट करना है और माइनस लगाना है। इसको पुट कर देंगे, अगर ये वैल्यू इस तरीके से नॉन जीरो बनती है तो यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अगर ये जीरो नहीं बनती, नॉट इक्वल टू जीरो बनती है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अगर ये वैल्यू जीरो बन जाती है यानी ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो 1/0 का मतलब नॉन डिफाइंड का केस है। तो आगे आपको स्टडी करने के लिए इसमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और इस प्रोसीजर को आप तब तक फॉलो करते जाएंगे या तब तक आप इन्वेस्टिगेट करते जाएंगे जब तक कि ये वैल्यू नॉन जीरो ना आ जाए। ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो साइन वाले फंक्शन है वो या तो डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर या डी डी डैश पर ही एप्लीकेबल है। जो डी या खाली डी डैश की टर्म्स होंगी उनको हमें आगे लेफ्ट में छोड़ देना पड़ेगा, उनको फिर आगे स्टडी में मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तो क्वेश्चन से मुझे लगता है चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम, सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d dash minus 1 and d minus d dash minus 2 z sin 2x plus 3y। ऐसा हमने मान लिया है कि ये कोई फंक्शन दिया हुआ है 2x plus 3y, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो इसके CF लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस वैल्यू को 0 के बराबर रखना पड़ता है और CF लिखते टाइम आपको वो पुराना जो लास्ट टाइम मैंने क्लास में बताया था उस तरीके का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो फॉर CF इधर लिख लेते हैं, फॉर CF हम क्या करते थे, d माइनस डी डैश माइनस 1 एंड d माइनस डी डैश माइनस 2 z इक्वल टू 0, राइट साइड को 0 ले लेते थे। तो इस फैक्टर के लिए CF लिखते हैं, तो CF इस फैक्टर के लिए क्या बनेगा, e⁻x f1 y प्लस x, क्योंकि आपको याद होना चाहिए जब दोनों माइनस होते थे तो प्लस वैल्यू आती थी। सिमिलरली ये भी दोनों माइनस है तो e⁻2x f2 y प्लस x। तो ये आपका CF हो जाएगा। ये आपने CF कैलकुलेट कर लिया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको करना क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप क्या कीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप लिखते हैं 1/f dd डैश इंटू 5xy। तो अब अगर आप देख पा रहे हैं तो एफ डी डी डैश का मतलब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर लेनी पड़ेगी, d माइनस डी डैश माइनस 1 और d माइनस डी डैश माइनस 2, और 5xy का मतलब साइन वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। साइन फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y, ये आपको दिया हुआ है। आप देखिए दिस इज फंक्शन ऑफ एफ डी डी डैश और दिस इज 5xy यानी साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बताया था कि जो अब इधर आप देख पा रहे हैं कि केवल ये किस पर एप्लीकेबल होता है, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर और डी डी डैश पर। अभी आप देखिए ये सब सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके आपको डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर और डी डी डैश की टर्म्स बनानी पड़ेंगी। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3d डैश 3d माइनस 3d प्लस 3d डैश और प्लस के 2, ये कुछ वैल्यू बनती है। ठीक है, और साइन 2x प्लस 3y,
ये वैल्यू आप एज इट इज लिखेंगे। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई क्यों किया है, आप सोच रहे होंगे इससे पहले क्वेश्चन में तो हम इनको फैक्टराइज कर रहे होते थे, इस बार फैक्टर दिए थे तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जो साइन का वो जो फंक्शन है उसमें डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर और डी डी डैश की टर्म्स चाहिए होती हैं, उसी के साथ वो सोल्व हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर 2x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और उसे डी स्क्वायर के बराबर रख देंगे विद माइनस साइन। सिमिलरली 3 क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और माइनस साइन लगाएंगे और उसको किसके डी डैश के बराबर रख देंगे, डी डैश स्क्वायर के बराबर रख देंगे। ऐसे ही जैसे 2 इंटू 3 करते हैं तो 6 आएगा, तो डी डैश को क्या लिखेंगे माइनस के 2 इंटू 3, ठीक है 2 इंटू 3 माइनस साइन, तो सब पे माइनस साइन लगा के आपको लिखना है। तो जरा पुट कीजिए यहाँ पर, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा अगर आप देखें तो जैसे डी स्क्वायर की बात करते हैं, डी स्क्वायर का मतलब टू का स्क्वायर दैट इज 4 और विद माइनस साइन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो -2 का होल स्क्वायर कर देते हैं और -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वो माइनस साइन यहाँ पर लगाना है, पहले स्क्वायर करना है देन माइनस साइन लगाना है। -2 जैसे डी डी डैश की बात करें तो वो क्या होता है -6। सिमिलरली अगर डी डैश स्क्वायर की बात करें तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और विद माइनस साइन तो -9 ऐसे आप लिख सकते हैं। ये देखिए 3d और प्लस के 3d डैश प्लस के 2। अब आप सोचिए कि जो ये पार्ट है ना दूसरे वाला जैसे 3d और 3d डैश प्लस 2, इसको मैंने टच नहीं किया। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो साइन वाले फंक्शन है वो डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर और डी डी डैश पर ही एप्लीकेबल है। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि वो केवल डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर, डी डी डैश पर ही एप्लीकेबल है, इसलिए उस फंक्शन को मैंने कुछ इस फॉर्मेट पे चेंज करके लिखा था। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अभी भी उसके अंदर डी या डी डैश की टर्म्स बची हुई हैं, तो इनको आगे फर्दर आपको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको आगे का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं मैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल ये सब वैल्यूज सोल्व करेंगे तो -4 + 12 -9 तो इट मीन्स -13 + 12 दैट इज -1 और -1 और +2 दैट इज 1। तो ये वैल्यू कुछ बनेगी 3d + 3d डैश और प्लस के 1, ये वैल्यू बन के आएगी। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू बचती है इंटू साइन 2x + 3y। अब तब तक पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्लीट नहीं हो सकता अगर बेसिक कॉन्सेप्ट इतने दिनों से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं। कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल तब खत्म होता है जब उसके डिनोमिनेटर से सारी डी या डी डैश की टर्म्स खत्म हो जाती हैं। जब यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तभी आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को कंप्लीट मानते हैं। तो ये अभी कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर डी और डी डैश की टर्म्स बची हुई हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए अब आपको यहाँ पर डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा या डी डैश स्क्वायर बनाना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो साइन वाले फंक्शन है या कोस वाले फंक्शन है वो केवल डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर पर ही एप्लीकेबल है। दोबारा से एक बार सुन लीजिए, अगर ये डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर होता तो हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते थे, बट ये ओनली डी और ओनली डी डैश दिया हुआ था तो हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं की। रीजन इसके पीछे क्या है, क्योंकि साइन और कोस के जो फंक्शन होते हैं वो डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर या डी डी डैश पर ही एप्लीकेबल है। तो जिन पर एप्लीकेबल थे उन पर हमने वैल्यू पुट कर दी, पर जो एप्लीकेबल नहीं है उनको हमें एप्लीकेबल बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर डी स्क्वायर और डी डैश की टर्म्स, डी डैश स्क्वायर की टर्म्स बनानी पड़ेगी। जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो फिर से हम डी स्क्वायर को -2 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर विद माइनस साइन और डी डैश स्क्वायर को 3 स्क्वायर विद माइनस साइन पुट कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं इसमें के लिए क्या करता हूँ, एक माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। जैसे माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी 3d - 3d डैश और -1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये वैल्यू बनती है अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें इंटू साइन 2x + 3y। अब आपको याद आ रहा होगा जैसे मैथ्स 2 में हम करते थे, अगर हमें डी स्क्वायर की टर्म्स बनानी होती थी तो हम क्या करते थे, ऊपर नीचे रेशनलाइज करते थे, यानी इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। तो वो कॉन्जुगेट क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर ये फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है 3d - 3d डैश और -1, ऐसा कोई फंक्शन लिखा हुआ है, इसको हम पूरा एक फंक्शन मान लेते हैं। सपोज x - 1, तो x - 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, x + 1 एंड x + 1, तो इसका कॉन्जुगेट लगा दीजिए आप। तो कॉन्जुगेट क्या लगेगा बच्चे, 3d - 3d डैश +1, ये x + 1, और सिमिलरली ये क्या होगा, इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हैं 3d - 3d डैश +1,
ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, हमने इसको रेशनलाइज कर दिया दिस अपॉन दिस। अगर इसको काटेंगे तो फिर से ये सेम फंक्शन मिलेगा, बट हमने ये काम क्यों किया है, क्योंकि इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखना है। जब जैसे ये स्क्वायर बन जाएगा तो फिर उसके बाद हम वो कंडीशन लगा सकते हैं sin 2x + 3y एज इट इज। इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, तो आगे देखिए इसको आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं आप। जैसे आप लिखेंगे इधर से ही आप देखते रहिए, जैसे ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, ये माइनस साइन सेम टाइप से आप लिखाएंगे। अब जैसे ये देखिए, ये अगर आप पढ़ें तो इसको a की तरह पढ़िए a - b, और सिमिलरली इसको पढ़िए a + b। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे a - b और a + b, तो क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो वैसे ही कुछ लिख दीजिए। a² का मतलब यहाँ पर होगा 3d - 3d डैश का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। ये कुछ वैल्यू बनी, और जो ऊपर वाला जो फंक्शन था उसको एज इट इज लिख लीजिए आप, 3d - 3d डैश +1। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसको एज इट इज लिख लेंगे sin 2x + 3y। ठीक है, क्लियरली। अब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को आगे एक्सटेंड करते हैं, तो इसको अगर आपको होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो ये कुछ वैल्यू बनेगी, अगर आप देख पा रहे हैं तो 9d² + 9d² और 3 × 3 9 × 2 18d डैश, ये वैल्यू बनती है, और -1। अब आप सोचिए कि इसके अंदर d² की टर्म्स आ गई, d² की टर्म्स आ गई और d डैश आ गया। हमारा क्वेश्चन जो था मेन मोटो वो सोल्व हो गया। ऊपर वाली टर्म्स को हम सेम टाइप से लिख लेते हैं, 3d डैश +1। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसको एज इट इज लिख लीजिए, 3d डैश +1 और sin 2x + 3y। अब फिर से सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट को आप देखिए आगे कैसे लगाएंगे। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो d² को हम -4 रख देंगे यानी 2 का स्क्वायर। ऐसे ही d' को हम फिर से क्या रख देंगे, -9, और d डैश को हम क्या रख देंगे, -6। एज यूजुअल जैसे आपने पहले रखा था, तो रखिए d² को हम -4 रखेंगे, d' को -9 रखेंगे और d डैश को -6 रखेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस, जैसे ये वैल्यू बनती है 3d - 3d डैश +1, इसको एज इट इज रखते हैं। डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखते हैं। जैसे ये लिखेंगे आप 9 × -4 तो -36, 9 × 9 तो -81, और 18 × 6 माइनस प्लस तो 108 और -1, और sin 2x + 3y, ऐसे आप लिख पाएंगे। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी -10, तो 1/10 लिख सकते हैं विद माइनस साइन। और ये क्या है, 3d - 3d डैश +1 × sin 2x + 3y। ये कुछ वैल्यू बन के आती है। अभी भी आप देखिए इसमें d और d डैश की टर्म्स बची हुई हैं, तो इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/10 आप लिखेंगे। जैसे 3d का मतलब क्या होता है, del/del(x) sin 2x + 3y। ये पहले वाली टर्म्स होंगी, देखिए 3 सेम, d का मतलब del/del(x) ऑफ दिस फंक्शन। वैसे ही -3 d डैश का मतलब क्या होता है, del/del(y) ऑफ की sin 2x + 3y, यानी कि 3d इंटू दिस फंक्शन, 3d डैश इंटू दिस फंक्शन और 1 इंटू दिस फंक्शन। तो सेम टाइप से आप लिख देंगे sin 2x + 3y। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बन के आती है। अब जरा इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन cos बनेगा और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। तो ये मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं 1/10। तो यहां पर आपका बनेगा वैल्यू cos 2x + 3y, और जब आप 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 × 3 6 ऑफ दिस -3। जैसे आगे देखिए साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos बनेगा cos 2x + 3y। बट आपको याद होना चाहिए इस बार आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के। तो y के 3y का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज 3, तो 3 × 3 9 बनेगा। और साइन वाला फंक्शन एज इट इज आप लिखेंगे क्योंकि उस पर कोई डिफरेंशिएशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू बनती है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/10, जैसे 6 और 9 -3 बनेगा, तो पहले प्लस वाला साइन लिख लेते हैं, sin 2x + 3y, यानी ये वाली वैल्यू लिख ली है। और 6 - 9 दैट इज 3 cos 2x + 3y। अब आप देखेंगे कि कोई d इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द गिवन क्वेश्चन। और z आप कैसे लिखते थे, z आप लिखते थे वही CF + PI,
पर्टिकुलर इंटीग्रल से। तो जेड आप सी एफ का था, क्या था आपके पास, सी एफ आप देखें तो सी एफ था आपके पास e⁻x, अगर आप देख पा रहे हैं तो इधर देखिए e⁻x f1y प्लस एक्स e⁻2x f2y प्लस एक्स। तो वैसे ही हम लिख लेते हैं यहाँ पर सी एफ क्या था e⁻x f1y प्लस एक्स और e⁻2x f2y प्लस एक्स, और पी आई क्या लिखेंगे आप 1/10 साइन 2x प्लस 3y और प्लस या माइनस साइन माइनस 3 cos 2x प्लस 3y। तो ये एक कंप्लीट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके आगे अब केस नंबर 3 की तरफ एक्सटेंड करते हैं इस केस को। जैसे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 कर लिया, केस नंबर 3 क्या था, जब एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हो। तो पहला केस क्या किया था हमने, एक्सपोनेंशियल। दूसरा केस किसके लिए किया, दूसरा केस किया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। आप केस नंबर 3 ले लेते हैं। तो केस नंबर 3 अगर आप देखें तो केस नंबर 3 मान लीजिए आपको एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। एल्जेब्रिक फंक्शन इफ फाई एक्स वाई इज x पावर m y पावर n, इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ नॉन होमोजीनियस के केस में, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शन। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो एल्जेब्रिक फंक्शन के केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने का तरीका तो आपका वही रहेगा 1/f dd डैश, वो कोई चेंज नहीं हो रहा है, और फाई एक्स वाई ये तो आपका फॉर्मूला फिक्स ही है हर बार। तो जब एल्जेब्रिक फंक्शन का केस आता था तो हम इसको फंक्शन को थोड़ा रिप्लेस कर लेते थे। वो कैसे कर लेते थे, जैसे ये बनेगा एफ डी डी डैश x पावर m y पावर n, ये कुछ फंक्शन बनता था। तो इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को अगर आपको याद होगा तो हम कन्वर्ट करते थे, कन्वर्ट इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, कन्वर्ट f d d डैश 1 प्लस फाई डी डी डैश में, या 1 माइनस फाई डी डी डैश। ये हमने होमोजीनियस के केस में भी किया था। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसे या तो 1 प्लस फाई डी डी डैश में बना दीजिए या 1 माइनस फाई डी डी डैश में बना लीजिए। अगर इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर लिया तो फिर आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे। मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट पे बन गया, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से बन जाएगा, 1/1 माइनस फाई डी डी डैश x पावर m y पावर n। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये आप होमोजीनियस के केस में भी कर चुके हैं। इसको अब आप क्या करते हैं, इनवर्स फॉर्म पे लिखते हैं 1 माइनस फाई डी डी डैश होल इनवर्स x पावर m y पावर n, ऐसा आप लिखते थे। और आपको याद होना चाहिए इसको हम एक्सपेंड करते थे 1 माइनस एक्स इनवर्स टाइप से। आपको याद होगा फॉर्मूला नोट करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वो क्या होता था, 1 माइनस एक्स इनवर्स टाइप का फॉर्मूला होता था। वह कैसे लिखते थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सोन, या 1 प्लस एक्स इनवर्स टाइप का फॉर्मूला होता था, उसको कैसे लिखते थे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सोन। इस तरीके से आप फॉर्मूले को लिख पाते थे। तो ये दो फॉर्मूले आप याद होने चाहिए आपको। उसी तरीके से आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो वापस यहीं पर आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, इसको पी आई के लिए एक्सपेंड 1 माइनस फाई डी डी डैश इनवर्स इन सीरीज, इसको हम सीरीज में एक्सपेंड करते हैं बाई दीज टू फॉर्मूलाज। इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सीरीज में बना लेते हैं। इसको 1 माइनस एक्स की तरह से पढ़िए आप। मान लीजिए ये फाई डी डी डैश जो फंक्शन दिया हुआ है ये सपोज एक्स है, तो 1 माइनस एक्स इनवर्स, तो 1 माइनस एक्स इनवर्स टाइप से कर देंगे। अगर मान लीजिए 1 प्लस फाई डी डी डैश बनता है तो 1 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे। पहले भी हम इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इन सीरीज एंड या फॉर गेट द पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल उस केस में हमें फाइंड आउट होता है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। पहले एक क्वेश्चन लेंगे, उसको इस फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे और वहां पर फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सोल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप। देखिए केस नंबर 3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने ले लिया है। डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस माइनस 3d प्लस 3d डैश जेड इक्वल टू एक्स वाई
प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 2y। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का केस है जो केस नंबर 1 पे मैंने बताया, और एक्स वाई लाइक केस नंबर 3 की तरह से हम इसको डील करेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये नॉन होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सभी जो डेरिवेटिव्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। यहाँ पर 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये 2 ऑर्डर का, और ये सिंगल ऑर्डर के डेरिवेटिव है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस है। कोई भी डेरिवेटिव का डिग्री 2 या सभी डेरिवेटिव का डिग्री 1 है, किसी भी डेरिवेटिव की डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा वाली डिग्री यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसी है? लीनियर भी है। लीनियर का मतलब क्या होता था कि सभी डेरिवेटिव्स और जेड के वेरिएबल जो होते थे उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए और वो आपस में प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए, तो प्रोडक्ट में भी नहीं है। इसके अलावा उनके कोफिशिएंट कांस्टेंट होने चाहिए, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते थे। तो लीनियर भी है, नॉन होमोजीनियस है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और हायर ऑर्डर क्यों है? क्योंकि दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। वो बार बार आप हर क्वेश्चन पे ट्राई भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले CF लिखना होता है। CF लिखने का कॉन्सेप्ट तो वही होगा, तो इसको पहले फैक्टराइज फॉर्म में बना लेते हैं। तो फॉर CF हम क्या करते हैं? फॉर CF फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या करते हैं? लेफ्ट पार्ट को ले लेते हैं, डी डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश z इक्वल टू 0, इस तरीके से करते हैं। इसको फैक्टराइज बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे डी स्क्वायर माइनस डी डैश है, तो इसको 2 पार्ट में लिखिए, डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश। ये हुआ डी स्क्वायर माइनस डी डैश। और ये जैसे है, इधर से अगर आप 3 कॉमन ले लें तो ये बनेगा 3 माइनस डी डैश। तो कंप्लीट वैल्यू आप देखिए कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। और राइट साइड 0 ले लेते हैं क्योंकि CF फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर इसको और इस वैल्यू को कॉमन ले लिया जाए तो d माइनस डी डैश कॉमन आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या बनेगी? d प्लस डी डैश माइनस 3 z इक्वल टू 0। तो ये एक फैक्टराइज फॉर्म है। तो ये फैक्टराइज फॉर्म है, तो इसको आप CF पर लिख सकते हैं। तो पहले इसको लिख लीजिए, d माइनस डी डैश माइनस 0 टाइप से, इसमें माइनस 0 ले लेते हैं, और इसमें क्या लिखेंगे? d माइनस डी डैश d प्लस डी डैश माइनस 3 इंटू जेड इक्वल टू 0। तो इसके लिए अगर आपको CF लिखना है तो CF लिखिए जरा। CF पहले वाले केस के लिए लिखते हैं, तो e टू द पावर 0x f1 y प्लस x, क्योंकि दोनों माइनस साइन है। सिमिलरली अगर इधर देखें तो e टू द पावर 3x f2 y माइनस एक्स। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ये प्लस साइन आ रखा था, वो आपको मैंने कॉन्सेप्ट कल भी बताया था, तो वो आप देख सकते हैं। तो CF क्या बन जाता है? यहाँ पर CF बन जाता है f1 y प्लस एक्स, क्योंकि e टू द पावर 0 तो 1 ही रहेगा, और ये क्या रहेगा? e टू द पावर 3x f2 y माइनस एक्स। तो दिस इज CF। अब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ आते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? 1/f डी डैश फाई एक्स वाई, ये हम लिखते हैं। एफ डी डी डैश का मतलब ये वाला फंक्शन जो एफ डी डी डैश, या तो आप ये उठा सकते हैं या ये उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम ये अगर ये वाला फंक्शन उठाएंगे तो हमें कॉमन लेने में और उसको एक्सपेंड करने में थोड़ा आसान रहेगा, तो वैसे ही कुछ करते हैं। 1/d माइनस डी डैश ले लेते हैं और d प्लस डी डैश माइनस 3 ले लेते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि इसको हम इनवर्स बनाना आसान रहेगा और एक्सपेंड करना भी आसान रहेगा। इसको भी अलग से इनवर्स बना सकते हैं, इसको भी अलग से इनवर्स बना सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। फाई एक्स वाई का मतलब राइट साइड वाला फंक्शन, जैसे कि राइट साइड वाला फंक्शन है आपका एक्स वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 2y। ठीक है, ये कोई है, तो इसको 2 पार्ट में लिख लेते हैं, दिस इंटू दिस फंक्शन एंड दिस इंटू दिस फंक्शन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम 2 पार्ट में लिख लेते हैं। वो कैसे लिखते हैं? 1/d माइनस डी डैश d प्लस डी डैश माइनस 3xy, और दूसरा पार्ट लिख लेते हैं 1/d माइनस डी डैश d प्लस डी डैश माइनस 3 ई टू द पावर x प्लस 2y। अब आप सोचिए, इसको मैं मान लेता हूँ P1 सपोज, और इसको मान लेता हूँ सपोज P2। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 2, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो एक साथ में दोनों पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम सेकंड वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले P1 को उठा लेते हैं। तो नाउ स्टार्ट विद P1। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 1 माना हुआ था, तो इसको सपोज आपने 2 लेट कर लिया है। तो नाउ फ्रॉम P1 एक एक करके सोल्व करते हैं। तो जैसे क्या लिखेंगे, 1/d माइनस डी डैश और d प्लस डी डैश माइनस 3xy।
तो ये एक अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन है। और जब भी आपका अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन आएगा, जैसे आप देख सकते थे, अगर अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन आता था तो हमें 1 + 5d डी डैश या 1 - 5 डी डैश की फॉर्म बनानी पड़ती थी और फिर उसको इन्वर्स बनाकर सोल्व करते थे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट बनाइए तो आपको ये वैल्यू 1 आनी चाहिए। पहली वाली वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1। उसके पीछे क्या फंक्शन बन रहा है डजेंट मैटर, पहली वैल्यू क्या बन जानी चाहिए, 1 बननी चाहिए। तो वही हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इधर आप देख पा रहे हैं तो 1 बनाने के लिए जैसे यहाँ पर डी कॉमन लेते हैं, तो ये हमने कॉमन ले लिया डी। तो देखिए पहले वाले केस में बनेगा 1 - d डैश बाई डी, तो 1 - 5d की फॉर्म बन गई। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर तो 3 है, अगर 3 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर तो 1 बहुत ही आसानी से बन सकता है। और 3 में भी क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -3, तो -3 कॉमन ले लेते हैं। तो वो वैल्यू क्या बनेगी, 1 - d/3, क्योंकि -3 कॉमन ले रहे हैं, और d डैश बाई 3। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे इंटू एक्स वाई चेक कीजिए एक बार। तो अगर -3 कॉमन लेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, d/3 और -d/3, और कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। इसको आगे एक्सपेंड कर लेते हैं जरा। एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे फॉर्मेट क्या बनाया P1 का बनाया 1/3d, और इसको आप लिखेंगे 1 - d डैश अपॉन d इनवर्स। ये वाला केस अगर आप देखें, अगर इस ब्रैकेट को देखें 1 - d डैश अपॉन d, ये वाला केस आप देख सकते हैं। जैसे 1 - d डैश अपॉन d वाला केस अगर आप देखेंगे तो इसको आप इन्वर्स पे ले जाके लिखेंगे। सिमिलरली इसको भी इन्वर्स पे लिखना है, तो इन्वर्स पे लिखने के लिए इसको कुछ इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, 1 - d/3 प्लस d डैश बाई 3, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेके लिख रहे हैं, माइनस इनवर्स इंटू XY। एक्सपेंड करते हैं तो जैसे देखिए P1 इक्वल टू माइनस के 1/3d, जैसे इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बनेगा 1 + d डैश बाई डी प्लस एंड सोन, इस तरीके की टर्म्स आएंगी। ठीक है, इसके आगे देखिए अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो वो कैसे बनेगा, अगर इसको आप देखिए तो 1 + x का मतलब d/3 एंड d डैश बाई 3 प्लस x² का मतलब क्या हो जाएगा, d/3 प्लस d डैश बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस एंड सोन इंटू XY। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। तो ये 1 - x इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, इधर भी 1 - x इनवर्स, तो 1 + x + x², 1 + x + x²। अगर आप देखें तो ये पूरा x की तरह वर्क कर रहा है, 1 + x + x²। ठीक है, तो इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वैल्यू बनेगी 1/3d 1 + d डैश बाई डी प्लस एंड सोन। सिमिलरली अगर इसको लिखें 1/d/3 d डैश बाई 3, और जब इसको होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो आपको देखना चाहिए, मैं इसको आपको अलग से दिखा देता हूं, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा, एक बार आप देख लीजिए। तो वो कुछ बनेगा, अगर आप d/3 और d डैश बाई 3 की बात कर रहे हैं होल स्क्वायर की, तो वो बनेगा d² 3 या 9 और d डैश स्क्वायर बाई 9 प्लस 2/9 d डैश, ये वैल्यू बन के आएगी। तो अब बच्चे आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे d² 9 है और उसके साथ XY लगाते हैं हम, XY तो फंक्शन दिया हुआ है, ये XY फंक्शन इसके साथ लगाते हैं, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू 0 बनेगी। जैसे d² 9 है, उसके साथ में हम XY फंक्शन लगाते हैं, तो इसका मतलब वो वैल्यू भी क्या बनेगी, 0, क्योंकि 2 बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है, 0। बट अगर ये 2/9 d डैश की बात करें तो इसमें अगर हम XY फंक्शन लगाते हैं तो एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, तो 2/9 बनेगा। तो हमारे लिए केवल यही चीज इफेक्टिव है, तो इसके अंदर से हम बाकी टर्म्स छोड़ देंगे, केवल किसको यूज कर लेंगे, 2/9 d डैश को। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए, क्योंकि पूरा एक बार एक शीट पे पूरा एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पार्ट में बता रहा हूँ। तो 1 + d/3 d डैश बाई 3, और इधर से मैं एक टर्म्स ले रहा हूँ 2/9 d डैश, तो वो आप समझ लेंगे, वो मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दी है किस तरीके से आप वो बाकी 2 टर्म्स छोड़ देंगे, प्लस एंड सोन इंटू XY। अब पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे अगर आप देखें, इस पूरे ब्रैकेट को उठाकर इस 1 पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी दिस ब्रैकेट इंटू 1, तो पूरा ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। जैसे 1 को 1 से, d/3 को 1 से, d डैश बाई 3 को 1 से, 2/9 को 1 से, तो वैसे ही कुछ सेम वैल्यू बनेगी, 1 + d/3 d डैश बाई 3 प्लस 2/9 d डैश, ये वैल्यू होती है। अब देखिए इस
अब ये पूरी वैल्यू उठा के आपने इधर मल्टीप्लाई कर दी। अब ये पूरी वैल्यू उठाकर आप डी बाई डी डैश पर मल्टीप्लाई करें, तो जैसे 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई डी डैश पर, ये पूरा ब्रैकेट आपने उठा के 1 पे मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ वैल्यू बनी। अब ये पूरा ब्रैकेट उठाकर आप डी बाई डी डैश पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सोचिए कि जैसे 1 पर मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही वैल्यू आएगी डी बाई डी डैश बाई डी, और दिस वैल्यू इंटू दिस होगा तो ये बनेगा आपका डी डैश बाई 3, डी से डी कट जाएगा, और दिस वैल्यू इंटू दिस होगा तो डी डैश स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे आप समझिए, डी डैश स्क्वायर मैंने अभी तो बताया, डी डैश स्क्वायर में एक्स वाई मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, डी डैश स्क्वायर में एक्स वाई मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा कि वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। डी डैश स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो वाई का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट इज ओके, बट जैसे ही दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं। ऐसे ही अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, डी से डी कट जाएगा और डी डैश स्क्वायर बनेगा, तो वो वैल्यू भी हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं रहेंगे। तो यही कुछ वैल्यूज बनेंगी, इसी को हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो इंटू एक्स वाई, इसके आगे की जो वैल्यू बनेंगी वो हायर ऑर्डर की बनेंगी, और हायर ऑर्डर को हमें नेग्लेक्ट क्यों करना है, क्योंकि वो क्या करेंगे, सब वैल्यू 0 ही बनाएंगे। तो जब वो वैल्यू 0 बनाएंगे तो उसको आगे हमें डिस्कस करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू बनती है। अब जैसे इस पर देख लीजिए आप, इसको अब आप आगे सोल्व करके देखते हैं। तो सोल्व करेंगे तो जैसे देखिए आप एक्स वाई को 1 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 3d 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ही आएगा, d बाई 3 इंटू एक्स वाई। अब d बाई 3 इंटू एक्स वाई का मतलब क्या है, d को एक्स वाई पे मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, y आएगा, y बाई 3 लिखेंगे तो d डैश बाई 3 को हम x बाई 3 लिख देंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। जैसे ये 2 बाई 9 है, डी डैश है, डी डैश एक्स वाई का मतलब क्या होगा बच्चे, कि एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और एक बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे x मिलेगा और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है 1। ऐसे ही अगर डी डैश बाई डी की बात करें तो डी डैश का मतलब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दैट इज x, और 1 अपॉन डी का मतलब x का इंटीग्रेशन d के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सिमिलरली डी डैश बाई 3 क्या लिखेंगे, x बाई 3, तो ये कुछ वैल्यू बन के आएंगी, इसके आगे कोई टर्म्स बनेंगी ही नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट वैल्यू बनती है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस के 1 बाई 3d, हो सकता है कि मैंने यहाँ पर कुछ डायरेक्ट लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा देना, वो क्या कर लेना, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 इंटू एक्स वाई, डी बाई 3 इंटू एक्स वाई, डी डैश बाई 3 इंटू एक्स वाई, 2 बाई 9 डी डैश इंटू एक्स वाई, सिमिलरली डी डैश बाई डी इंटू एक्स वाई, डी डैश बाई 3 इंटू एक्स वाई, और उसके बाद आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे यही सेम वैल्यू बन के आएगी, क्योंकि कुछ डिफरेंशिएट होंगे कुछ इंटीग्रेट होंगे, तो वो पूरा केस आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लियरली आपको ध्यान रखना है कि जो 1 अपॉन डी है वो इंटीग्रेट को डिनोट करता है, और जो ऊपर की तरफ डी है वो डिफरेंशिएट को, या डी डैश है तो डिफरेंशिएट को डिनोट कर रहा है। तो ये 1 बाई 3d, इसको आप लिखेंगे एक्स वाई, जैसे आप बात कर रहे हैं y बाई 3, जैसे ये x बाई 3 और x बाई 3, तो 2 बाई 3 x कर लेंगे, और ये x स्क्वायर बाई 2 कर लेंगे, और ये 2 बाई 9 लिख लेंगे। ये कुछ वैल्यू बनती है। अभी भी d बचा हुआ है, d का मतलब इसको इंटीग्रेट करके लिखना है, तो 1 बाई 3 एज इट इज, इसको इंटीग्रेट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर y बाई 2, क्योंकि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई। जैसे y बाई 3 है तो यहाँ पर x इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स वाई बाई 3 होगा। जैसे ये x है, एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 लिखेंगे इसको। जैसे ये x स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब बाई 6 लिखेंगे, और इसको 2 बाई 9 इंटू एक्स लिखेंगे। इस तरीके से ये, अब आप देखिए इसके अंदर कोई d बचा हुआ नहीं है, तो ये P1 आया है। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट कैलकुलेट हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई बाई 2, एक्स वाई बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 एंड एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड एक्स क्यूब बाई 6 और 2 बाई 9 इंटू एक्स। तो ये हुआ आपका P1। अब P2 को भी देख लेते हैं, P2 भी कुछ बचा हुआ है। P2 को इधर देखिए, ये P2 टाइप का आपका बचा हुआ है अभी PI में, दोनों को एडिशन करके पूरा कंप्लीट PI बनेगा। तो P1 इसे माना था, P2 इसे माना था, तो P1 तो कैलकुलेट हो गया, P2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P2 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए वो क्या है, 1 अपॉन डी माइनस डी डैश d प्लस d डैश माइनस 3 एंड e टू द पावर x प्लस 2y।
पर आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या तो होता था। इसको कैसे सोल्व करते थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सोल्व करते थे, देखिए ध्यान से देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या कैसे सोल्व करते थे, जैसे डी को हम एक्स का कोफिशिएंट 1 पुट कर देते थे और डी डैश को हम 2 पुट कर देते थे। ये कल भी मैंने आपको बताया था। कल वाला क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल पर ही डिपेंड था, एक्सपोनेंशियल से ही मैंने सोल्व किया था। तो एक्सपोनेंशियल से हम इस तरीके से सोल्व करते थे। तो d इक्वल टू 1 एंड d डैश इक्वल टू 2 हम ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे d इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इधर देखिए आप, ये 1 और d डैश को 2 पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 बनेगा। बट इधर देखिए, जैसे 1 प्लस 2 की बात करते हैं, 1 प्लस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 और ये 2, तो 1 प्लस 2 3 होगा और 3 माइनस 3 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है ना, वो क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। किस पर? एट d इक्वल टू 1 एंड d डैश इक्वल टू 3। तो इसको सेम लिख लीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, इसको आगे सोल्व करना है। जाओ वो गोली डाल। तो e टू दी पावर x प्लस 2y, ये कुछ वैल्यू बनती है, ठीक है। अब देखिए ये 0 बना रहा है, तो 0 बना रहा है तो इस तरीके के केस में हम क्या करते थे, आपको याद होना चाहिए, ऊपर x से मल्टीप्लाई करते थे और इसको डिवाइड करते थे d के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला एक अलग, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इसको हमने सॉल्व कर लिया 1 माइनस 2 लिख के, क्योंकि d की वैल्यू 1 थी और d डैश की वैल्यू 2 थी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, d प्लस d डैश माइनस 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। तो ये वैल्यू बनेगी माइनस के 1/1, इसको एक बार x से मल्टीप्लाई और इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 बनेगा और e टू द पावर x प्लस 2y एज इट इज। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं है तो अब अप्लाई ही नहीं करना। तो माइनस एक्स ई टू द पावर x प्लस 2y, ठीक है। ये क्योंकि 0 बना रहा था तो 0 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, x से मल्टीप्लाई और इसको डिफरेंशिएट, d का डिफरेंशिएशन 1, d डैश का 0, 3 का 0, तो 1 बनेगा। इसको सोल्व करके आप लिख सकते हैं। और pi आपका क्या बन रहा है, तो pi बन रहा था p1 प्लस p2, क्योंकि फ्रॉम 2 आपको पता होगा, इक्वेशन नंबर 2 हमने लेट किया था। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बन जाता है बेटा, -1/3 x स्क्वायर y/2 xy/3 x स्क्वायर y3 x क्यूब 6 प्लस 2/9 x और माइनस x e टू द पावर x प्लस 2y। दिस इज p2, p1 प्लस p2, ये कुछ वैल्यू बन के आती है। और z का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, cf प्लस pi, ठीक है। तो cf आपके पास क्या था, cf आप देखेंगे तो cf हमने कैलकुलेट किया था कुछ इस तरीके से, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट हुआ है कुछ इस तरीके से। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इधर लिख लेते हैं, तो इसको आगे एक्सटेंड करके लिख देते हैं, z इक्वल टू cf। cf क्या था हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। cf है हमारे पास f1, cf है हमारे पास f1 y प्लस एक्स और e टू द पावर 3x f2 y माइनस एक्स, ठीक है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल देख लेते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जस्ट अभी कैलकुलेट हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ बना है, अगर देख पा रहे हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास है -1/3 x स्क्वायर y/2 xy/3 x स्क्वायर y3 x क्यूब 6 एंड 2x/9। ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या है, -x e टू द पावर x प्लस 2, ठीक है। जैसे केस नंबर 2 पर देखिए, केस नंबर 2 से रिलेटेड जैसे sin 2x प्लस वाई टाइप का फंक्शन है, इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है। इसमें बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप एज इट इज जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। केवल इसको फैक्टराइज बनाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस डी डैश 2d डैश स्क्वायर प्लस 2, और इधर से आप देखिए d प्लस डी डैश टाइप की टर्म्स बन रही हैं। तो थोड़ा सा हिंट आपको यहीं से मिलेगा, बाकी कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है या कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप देख के ही बता देंगे कि ये पूरी तरह से फैक्टराइजेबल है या फैक्टराइजेबल नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा इसको वेरीफाई करना पड़ेगा और इसको
आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर डी प्लस डी डैश का कॉन्सेप्ट बना है, तो इसी को हम थोड़ा सा आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर आप सोचिए कि इधर भी हम डी प्लस डी डैश का कॉन्सेप्ट बना दें तो थोड़ा हमें हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। डी प्लस डी डैश का कॉन्सेप्ट कैसे बना सकते हैं हम, अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो जैसे कि देखिए, अगर इसकी बात करते हैं तो मैं क्या करता हूं कि डी प्लस डी डैश का कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता हूं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट डी प्लस डी डैश इक्वल टू 0। मान लीजिए अगर डी प्लस डी डैश इसका एक फैक्टर होगा तो ऑब्वियसली वो डी प्लस डी डैश 0 रखने पर ही हमें उसका रूट मिलेगा। तो डी प्लस डी डैश को हिट एंड ट्रायल रूल आप इसे बोल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल रूल। जैसे कि हम कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट कैलकुलेट करने के लिए करते हैं तो हम क्या करते हैं, डी प्लस डी डैश इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, डी डैश को अगर हम माइनस डी लिख सकते हैं। अगर ये डी को माइनस डी डैश को माइनस डी लिखने से ये वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेथड है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे ही तो हम चेक करते थे। तो यहाँ पर देखिए, ये हम डी डैश को माइनस डी रखते हैं तो ये बनेगा डी स्क्वायर, इधर माइनस डी रखेंगे तो ये बनेगा प्लस के डी स्क्वायर, और इधर माइनस डी रखेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस के 2d स्क्वायर, क्योंकि माइनस डी का होल स्क्वायर करेंगे तो वो डी स्क्वायर ही बनेगा। सिमिलरली ये 2d एज इट इज, डी डैश को फिर से माइनस रखते हैं तो माइनस के 2d बनेगा। तो अब आप सोचिए कि इधर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो इस डी स्क्वायर से ये कट हो जाता है, 2d से 2d कट हो जाता है, तो वैल्यू क्या बनेगी 0। तो इसका मतलब डी डैश इक्वल टू माइनस डी इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब डी डैश इक्वल टू माइनस डी इसका एक रूट है। रूट होने का मतलब वो कहां से बना होगा, डी प्लस डी डैश से। तो डी प्लस डी डैश इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, इसे डी प्लस डी डैश से डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा, ये रूल आप समझ रहे होंगे कि ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है, सिर्फ आपको चेक करना है रफली अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। नाउ अब आपको पता लग गया कि डी प्लस डी डैश इसका एक फैक्टर है, और ये चीज तो हम बना ही चुके हैं, केवल इसको देख लेते हैं। ये तो 2d प्लस डी डैश ऑलरेडी बना ही हुआ है, केवल इसकी बात कर लेते हैं। तो 2 बार आप लिख लीजिए डी प्लस डी डैश और डी प्लस डी डैश, ऐसे लिखिए आप, ठीक है। अब आप सोचिए d प्लस डी डैश आपको क्या बनाना है, डी स्क्वायर। तो मैं d से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो d इंटू डी क्या बनाएगा बच्चे, डी स्क्वायर बनाएगा, और प्लस d इंटू डी डैश क्या बनाएगा, डी डैश। मैं इधर ऊपर लिख रहा हूं इसको मल्टीप्लाई करके, जैसे डी स्क्वायर बनाएगा और d डैश बनाएगा, ठीक है। अब हमें तो रिक्वायरमेंट थी माइनस डी और डी डैश की, बट यहां पर क्या बना है प्लस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा ना। अगर -2 डी डैश आ जाए तो ये -d डैश कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, -2 डी डैश से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जरा इसको सोल्व करते हैं। तो -2 डी डैश डी, और ये क्या बनेगा -2 डी डैश स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको तो आप पूरा वेरीफाई कीजिए जो मैंने अब बना के लिखा है। जैसे डी स्क्वायर सेम, डी डैश और -2 डी डैश, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये बनेगा, और -2 डी डैश स्क्वायर, और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, d प्लस डी डैश इंटू 2, तो वो एज इट इज लिख दीजिए 2d प्लस डी डैश, ठीक है। और कंप्लीटली इसको देखें, z इक्वल टू इस तरीके से आप लिख पाएंगे sin 2x प्लस वाई, ठीक है। अब आप इसको समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें से d प्लस डी डैश टाइप का फैक्टर कॉमन लिया जा सकता है, और ये बनेगा d माइनस 2d डैश। जैसे हम हिट एंड ट्रायल रूल लगाते थे वैसे ही आप कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे आपको पता लग गया था कि ये एक फैक्टर है तो इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते तो आपको इस तरीके के फॉर्म मिल जाती, d माइनस 2d डैश प्लस 2। तो ये दोनों वैल्यू आप इस तरीके से अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं CF प्लस PI से, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप क्वेश्चन कुछ कर लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप समझ रहे हो तो ये है s प्लस p माइनस q इज इक्वल टू z प्लस xy, ठीक है। तो ये z आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, z का इधर कोई फंक्शन नहीं होता, आप इसको इधर कर लीजिए। तो s प्लस p माइनस q माइनस z इक्वल टू xy। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। s का मतलब क्या होता है, del 2 z ओवर del x del y। सोल्व करके आप इसको मुझे भेज देंगे। थैंक यू।